हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएट टाइस में। तो हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जो पोर्शन है, सोर्सेज टू इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज पढ़ रहे हैं, यानी जो स्रोत है उसको पढ़ रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी इंपॉर्टेंट सोर्सेज लाइक लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन लिटरेरी सोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रिलीजियस सोर्सेज एंड सेकुलर सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में भी हम लोग उसको दो भागों में डिवाइड कर दिए थे, ब्राह्मणिकल सोर्सेज एंड नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेज। फर्दर वी हैड डिवाइडेड ब्राह्मणिकल सोर्सेज इनटू श्रुति, स्मृति, एंड नॉन ब्राह्मणिकल सोर्सेज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हो जाते हैं, जिनसे हमें जो प्राचीन भारत है, जो एंशिएंट इंडिया है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि जब तथागत बुद्ध और महावीर जैन जो थे, दोनों लोग गांव गांव घूम करके लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे, अपने जो पंथ है उसका प्रचार प्रसार करने का काम किया करते थे। उस समय तक ये जो सोर्सेज हैं, लिटरेरी साहित्यिक सोर्सेज हैं, ये कंपाइल्ड नहीं हुए थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जितने भी जो फॉलोअर्स थे, उन लोगों ने कोशिश किया कि जो बुद्धिस्ट, जो बुद्धा का उपदेश है, जो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, उन मार्गों को अच्छे तरीके से कंपाइल करके उस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई। और सेम अप्लाइज टू लॉर्ड महावीर आल्सो। उनके भी फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने जितने भी जो जैन लिटरेचर मार्ग किया है, और दीपवंश और महावंश से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जाती है। अंगुत्तर निकाय इज अनदर इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसी प्रकार जो अंगुत्तर निकाय है, बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। फिर फर्दर हम लोग देखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब एंशिएंट इंडिया में हम लोग जाएंगे, जब बुद्धाज, जैनाज और फिर मौर्यन एम्पायर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग कि आखिर बुद्ध का जो धर्म क्या था, जैन जो लॉर्ड महावीर थे, उनका जैनिज्म का क्या सिद्धांत था, क्या प्रिंसिपल था, उनका फिलोसफी क्या था, लोग आत्मा परमात्मा के बारे में क्या सोचते हैं, ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन दर्शन हमें देखने को मिलेगा, उस समय मजा आएगा। अभी हम लोग केवल सोर्सेज पढ़ रहे हैं, सोर्सेज में मोटा मोटी जितने जो फैक्ट हैं, इन फैक्टों को हम लोग देखते चलते हैं और फिर फर्दर इस चीज़ को बढ़ाते चलते हैं। ठीक है। साइंटिफिक जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर विच मेनली कंसिस्ट ऑफ अंगाज एंड उपांगाज। जैन लिटरेचर को जो मेनली अंगाज एंड उपांगाज में जिसको डिवाइड किया गया है, is of a great value for the reconstruction of ancient history of India। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो जैन लिटरेचर अंगाज एंड उपांगाज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि भारत के जो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको रीराइट, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, उसका पुनर्निर्माण किया जा सके। ठीक है। दीज अंगाज एंड उपांगाज आर 12 in numbers। इन अंगों और उपांगों की संख्या कितनी है? 12 है। तो एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्स हमें मिलेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ हमें फैक्ट्स का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ की आपका अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट का है, वो कंसेप्ट डेवलप हो। ये अभी सोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे प्री हिस्ट्री पे। प्री हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एंशिएंट इंडिया का जो कोर चीज़ है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वहाँ से जब पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद फिर वैदिक पीरियड देखेंगे कि जो वैदिक आर्यंस लोग थे, इनके बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, और उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, और वो भारत में कब आए, कहाँ से आए, और किन किन चीज़ों का उन्होंने, खास करके जो वेद हैं, पुराण हैं, उन सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया, और जो मंत्र, श्लोक और जितने भी जो रिचुअल्स थे, और भी बहुत सारी जानकारियाँ तो उन्होंने जो प्रोवाइड किया, वो हम लोग वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं कि जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है वो कैसे एक धीरे धीरे करके एक जातिगत रूप ले लेती है, जिसके विरुद्ध फिर खड़े हो जाते हैं जैन और महावीर, जैन महावीर एंड तथागत गौतम बुद्ध। तो बहुत ही रोचक हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। अभी हम लोग जो सोर्सेज हैं, इन सारे सोर्सेज को डिस्कस करते चलते हैं, और धीरे धीरे करके इन सब का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। These Angas and Upangas are 12 in number and they impart the valuable teachings of Lord Mahavira। वो लॉर्ड महावीर के जो वैल्यूएबल टीचिंग्स थे, जो जितने महत्वपूर्ण उनकी जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं के बारे में हमें इन अंगाज एंड उपांगाज से सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। बट द मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज अवर परिशिष्ट पर्वा ऑफ हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वा जो है हेमचंद्र ने लिखा था। ये जो हैंड्स आउट है वो हमें कहीं से प्राप्त हो गया है, उसी की मदद से हमको लगा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा इसमें दिया हुआ है, तो हम इसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ।
तो इसको आप लोग लाइन बाई लाइन नोट करते चलें, इसको समझते चलें, और फिर फर्दर बहुत सारी चीज़ें हम डिलीवर करेंगे। हम खुद इस पर काम कर रहे हैं कि जो पीपीटी खुद बनाएं, और पीपीटी बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। उसके बाद उसको रेडी करके फिर पुनः इस पैनल पे ले आके आपके सामने रखना थोड़ा सा होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों को हम रेडी करके आपके सामने एक नया फ्रेश जितने भी जो मटेरियल्स या स्टडी मटेरियल्स हैं हम आपको प्रोवाइड करा सकें, ताकि फिर कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े। क्लास कीजिए, क्लास को 4-5 बार रिवाइज कीजिए, जो नोट्स पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ को आप रिवाइज कीजिए, और जैसे जैसे सारे कोर्सेज खत्म होते जाएंगे, चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, इन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्दर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी करेंगे। टेस्ट सीरीज अभी नहीं करेंगे क्योंकि फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जितने भी जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट पूरा हो जाए, उसके बाद कोर सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री का पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपको फिर ज्योग्राफी इंडिया एंड द वर्ल्ड का है, उसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक जितना भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी बहुत ट्रेंड रहा है, यानी इन सारे चीज़ों को पहले पूरा करने के बाद, उसके पहले तक हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बार बार रिवाइज करेंगे उसको, ताकि हमें जो ट्रेंड है हमारे दिमाग में सेट हो सके कि कैसा क्वेश्चंस बनते हैं और इसको कैसे डील किया जाता है। बहुत पीछे नहीं जाना है, 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठाना है, और जो हर चैप्टर वाइज करके उसको, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, मान लीजिए इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन खत्म होगा, तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 5 से 7 वर्षों में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बार 2 बार करके उसका डिस्कशन कर लेंगे और फिर उसको देख लेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और फिर ये भी चीज़ है कि कहीं कुछ छोटा भी तो नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस जर्नी में आप साथ चलते रहिए, फिर देखते हैं हम लोग। जैन लिटरेचर में अंगाज अनुपांगाज हो गया, लॉर्ड महावीर के जो शिक्षाएं थी उस पर आधारित वो सारी चीज़ें दी गई थी, जिसमें परिशस्त्र पर्व जो है, जो हेमचंद के द्वारा लिखा गया जो किताब है, उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक वर्क्स हैं, जैसे साइंटिफिक वर्क्स में सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत एंड रोमक सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत एंड रोमक सिद्धांत बाय आर्यभट्ट आर ऑथेंटिक बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, बाय चरक संहिता एंड सूर्य संहिता आर ऑन मेडिकल साइंस। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि जो आर्यभट्ट की जो किताबें थी, सूर्य सिद्धांत और रोमक सिद्धांत, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जैसे अभी पटना का जो क्षेत्र है, जो मसौढ़ी का एरिया है, वहाँ अभी हमको लगता है कि 2008 या 9 में बहुत ही वो फेमस हो गया था वो जो गांव था, क्योंकि वहाँ जो नासा के वैज्ञानिक आके उस चीज़ को देखना चाह रहे थे। वहीं से जो पूरे जो सूर्य ग्रहण लग रहा था वहाँ से एकदम बिल्कुल साफ दिखने वाली वो घटना थी। तो वो उस, और माना जाता है कि वहीं से जो आर्यभट्ट थे सारे ग्रहों, नक्षत्रों, यानी जितने भी जो एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें थी उसके बारे में वो देखते थे, फिर वो अपने जो किताबों में उसको लिखते थे। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखें कि चरक संहिता और सूर्य संहिता और मेडिकल साइंस हमें देखना है। सूर्य सिद्धांत है एंड सूर्य संहिता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो ध्यान में रखना है। ये मेडिकल साइंस पे है और वो जो है एस्ट्रोनॉमी पर है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन से हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम लोग डिस्कस किए थे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और उसके बाद जो पॉटरीज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इनसे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। खास करके हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी जो आर्टिफैक्ट्स है, जो टेराकोटा फिगरिंग्स की जो खिलौने बने हुए थे, जो छोटी छोटी जैसे किसी डांसिंग गर्ल का भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उस समय जो मिली हैं उसका फिर हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसको फिर देखा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हेड्स। एक्चुअली है 3 हेड्स, 3 भागों में बांटा जा सकता है। हम लोग 4 भागों में, 5 भागों में, जैसे पॉटरीज भी है, मोनूमेंट्स भी है, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन है, इन सारी चीज़ों को मेनली इसको 3 भागों में बांटा गया है। इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, यानी जो अभिलेख लिखे गए थे, खास करके आपको जो लोहे के जो रॉक से किताब नहीं, मतलब जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो लिखवाया गया था, खास करके जब अशोकन पीरियड में हम लोग देखेंगे तो उस समय समझ में आएगा। क्वाइंस जो उस समय के जो रूलर्स थे, पर्टिकुलरली जब हम लोग देखेंगे कि जो पंचमार्क क्वाइंस और भी बहुत सारे जो क्वाइंस इशू किए गए थे। तो आई मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर में मिल जाएंगे। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स थे, यानी खास करके स्थापत्य कला की बात करेंगे, गुप्तन पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ
आर्किटेक्चर, इन स्थापत्य कला का उसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन है मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड प्रोवाइडिंग अस विद जेन्युइन नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी तक जितने भी जो लिटरेरी सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें जो ऑथर होता है या जो कंपाइलर होता है उसके दिमाग का उपज भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें क्या है, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं उसको हम लोग हैं। लेकिन जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को बजाते आपको कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है कि नहीं इसका कालखंड कब से रहा है, कितने डेट बैक की जाता है, और उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। These inscriptions are engraved on rocks, इनको रॉक्स पे लिखा गया होता है, और स्टोन्स, आयरन पिलर्स, केव्स एंड आल्सो ऑन ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टेराकोटा सील्स। उस समय के जो लोग क्या करते थे कि रॉक्स पर ही कुछ अपना कुछ चीजें गोद दी। अभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लैंग्वेज है उसको डेसिफर ही नहीं किया गया है। जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोकन का जो धम्म लिपि है उस धम्म लिपि को उसने जब डेसिफर किया, खास करके अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो उसको ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि कहा जाता है। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने उसको डेसिफर किया तब लोगों को समझ में आया कि ऐसी सभ्यताएं भी थी और ऐसे राजा महाराजा भी थे उस समय। ठीक है। These inscriptions are engraved on rocks, पत्थरों पे लिखे गए होते थे, स्टोन्स यानी जो पत्थर थे, रॉक मतलब जो पहाड़ थे, स्टोन्स पत्थर थे, आयरन पिलर्स पर भी लिखे गए थे। खासकर अशोकन पीरियड में हम देखते हैं कि आयरन पिलर्स का अशोकन ने निर्माण करवाया था अपने समय में, अपने शासनकाल में। केव्स एक इंपॉर्टेंट है, खास करके जब भीमबेटका केव्स जो है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती हैं कि उस समय जो लोग थे वो गुफाओं में ही जो दीवार था वाल पेंटिंग कर दिया करते थे। वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिलती है कि उस समय लोग जैसे कि कोई एक व्यक्ति है वो शिकार करने के लिए जा रहा है, तो एंशिएंट इंडिया अगर हम लोग अर्ली सोसाइटी में जब पढ़ेंगे तो अर्ली सोसाइटी में पता चलेगा कि तो हंटर गैदरर्स ही थे। शिकार करना, फूड को कलेक्ट करना, फूड को गैदर करना, फिर एक दूसरे के साथ ग्रुप में रह के, समूह में रह के कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। आल्सो ऑन ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टेराकोटा सील्स। टेराकोटा सील्स भी उस समय मिले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो बीड्स भी मिले थे आपको, और भी ढेर चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, बहुत सारा फैक्ट है उसमें। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इंस्क्रिप्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ऑफिशियल एंड प्राइवेट। पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन है उसको दो भागों में बांटा गया है। प्राइवेट मतलब जो निजी, एंड ऑफिशियल मतलब जो उस समय सरकारी जो डिपार्टमेंट वर्क करता था उसके द्वारा भी आपको इंस्क्रिप्शंस करवाए जाते थे। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि जो पीएम होते हैं या जो सीएम होते हैं वो शिलान्यास करते हैं। शिला मतलब जो पत्थर है और उसी पे किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर एक योजना के बारे में, पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के बारे में लिखवा देना। ठीक है कि मुख्यमंत्री साहब जी ने इस चीज़ का शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का शिलान्यास किया, इनॉग्रेशन करवाते, उद्घाटन करवाते। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी चला करता था। जब हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम, तब हमें समझ में आएगा कि ये इंडिया का जो डेमोक्रेसी है अभी का नहीं है, बल्कि गणराज्य हुआ करते थे, 16 महाजनपद थे नॉर्थ इंडिया में। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमें समझ में आएगी। ये सब हमारा क्या है, बेस है, और इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे जब हम लोग समझेंगे तभी जो डिटेल स्टडी करेंगे वो हमारे दिमाग में स्टेबल रह पाएगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डील विद आइदर प्रशस्ति और ग्रांट ऑफ लैंड्स। इसमें देखा जाए कि प्रशस्ति प्रमाण पत्र अभी भी मिलता है, या फिर ग्रांट ऑफ लैंड्स, उस समय जो भूमि दे दिया गया उसके बारे में कुछ तो रिकॉर्ड रहना चाहिए ना। अभी मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के पास 500 बीघा जमीन है या एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, तो उनके पास उतना जमीन होने का कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। या फिर किसी को कोई पुरस्कार मिला है तो उसको प्रशस्ति पत्र मिलता है। जैसे मान लीजिए कि भारत रत्न मिला तो उसके लिए भी एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, जो कि जिसको भारत सरकार डिक्लेयर करती है कि हाँ इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो रिकॉर्ड्स डील विद आइदर प्रशस्ति और ग्रांट ऑफ लैंड्स। इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के बारे में, खासकर गुप्तन पीरियड में जब हम लोग आएंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, क्योंकि गुप्ता पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है समुद्रगुप्त। तो जितने भी जो प्रशस्ति बनते थे, अभी
देखते हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि जैसे पीपल के वृक्ष का जो वो पत्ता है, पत्ता वाला जो प्रशस्ति लोगों को दिया जाता है, उस समय इनग्रेव्ड करवा दिया जाता था, जो आयरन पिलर्स होते थे या जो रॉक पिलर्स होते थे उसी के किसी राजा के नाम से, कि हाँ इस राजा ने इस प्रशस्ति को उन्हें इशू किया है। प्रशस्ति ऑफ ग्रैंड प्लैंक्स इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्त। इट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था? हरिसेन ने किया था। ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ भोज एंड आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग चंद्र, बहुत सारे मिलेंगे, जैसे प्रशस्ति ऑफ भोज और किंग चंद्र का, चंद्र मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता है। तो इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। प्राइवेट हाथी गुम्फा एंड द केरा इंस्क्रिप्शन, ये दो महत्वपूर्ण हाथी गुम्फा आपको जो अभिलेख है और केरा अभिलेख है, ये दो अभिलेख भी बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे कॉइन्स। कॉइन्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, कास्ट कॉइन्स एंड पंचमार्क कॉइन्स। द कॉइन्स प्रोवाइड अस विद द थॉरो नॉलेज अबाउट द नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ द किंग्स हु रूल्ड द एंटायर एरियाज। तो फिर इसके बारे में हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक कास्ट कॉइन्स क्या होते हैं, पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है, और किन किन राजाओं ने कौन कौन से कॉइन्स इशू किए और कॉइन्स से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। अभी जैसे मान लीजिए कि जो भी रुपए छपा जाता है, तो रुपए छापने वाले जैसे जो आरबीआई है, टकसाल जब छापता है तो आरबीआई का वो एक स्टेटमेंट होता है कि मैं इसके धारक को 10 रुपये अदा करने का, या 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर वो नीचे गवर्नर का साइन रहता है। तो उसी प्रकार उस समय भी जो कॉइन्स इशू किए जाते थे, अभी भी जो कॉइन्स इशू किए जाते हैं उनमें वो सारी चीज़ें जानकारियाँ रहती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे जो एम्बलम है सत्यमेव जयते, यानी अभी जो जिसका अभी इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो ये सारी चीज़ें हर एक कॉइन्स पे अभी भी अवेलेबल है। तो वो सत्यमेव जयते का जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस जमाने का, उसका इम्पोर्टेंस इतना है कि अभी भी वो प्रिवेल कर रहा है, और वो बताता है कि हाँ हम यूनाइटेड है, हमारा देश इंटीग्रेटेड है, और देश पे कहीं कोई आँच नहीं है। क्या तो आज नहीं रहने देती है, रहने देते हैं। होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और हम भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीख रहे हैं, और आपसे हम कोऑपरेट चाहते हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ में थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हमें टाइम का बहुत अभाव हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज करना खुद एक व्यक्ति के लिए थोड़ा सा, लेकिन हम लोग